संदर्भ विषय पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अतिथि व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस अतिथि व्याख्यान में अतिथि बन के माननीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी आए हुए हैं, हमारे बीच में हैं। ऋषभ देव शर्मा जी के बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें याद आती हैं। लगभग 30-31 साल के पहले उनसे मुलाकात हुई और मेरा और प्रोफेसर सर का एक तरफ से जो यूं कह सकते हैं एक अटूट संबंध है। ऋषभ देव शर्मा जी को याद करते ही सबसे पहले उनका स्वागत शायद मद्रास शहर में मैंने किया था और उनके घर में गया हूँ। ईथापुरी पटेल नगर मेरठ जिले में मैं गया था और उनके साथ मैंने भोजन किया उनके घर में और बहुत घनिष्ठ संबंध है, बस ये बता सकते हैं। कुछ बातें जो है हम छात्रावस्था में रहेंगे उस समय हमें समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे बुजुर्गों का अनुभवी आदमी का जो उनका गिविंग समाज के लिए जो दे रहे हैं और उनका अनुभव को देखते समय आश्चर्यचकित होना पड़ता है। के बारे में यहाँ परिचय करने के लिए दूसरा इंतजाम है, लेकिन इस वक्त मेरे बुलावा मान के आप जो है सही दिल से जो है उसे स्वीकारा और अब भी जो है इधर बैठे हुए उन्होंने ये कहा अपने समय के अपने इच्छा के अनुसार जो है समय ले सकते, तो ऐसा कोई मुख्य अतिथि कम बोलेंगे, लेकिन ऋषभ देव शर्मा जी बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं। और दूसरी एक खास विशेषता है उनकी बुलंद आवाज। 1990 में जब मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में, सही है ना सर, 90 में, तो उस समय जो है ना मैंने उनका 15 मार्च 1990। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने उनकी कक्षाएं जो है ज्यादा अटेंड नहीं कर पाया। उस समय शायद मैं एमफिल कर रहा था, लेकिन 1-2 महीने तक जो है सर जो है हमारे कमरे में आते थे और उनसे बहुत सारा विषय जो है हमने स्वीकार किया। अरे नाटक कराया था आप लोगों से। बिल्कुल। तो ये सब जो है मिला गए कफन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक नाटक के दिखाया सर को, बहुत अच्छा पसंद आया और क्लास लेने में उनका एक अलग पहचान है। तो मैं उनको जानता हूं और वे मुझे जानते हैं, इसी दृष्टिकोण से नहीं गए, लेकिन उनकी ज्ञान जो है बिल्कुल कुछ अन्य लोगों से अलग है, उनका पहचान अलग है। तो इसलिए इस संदर्भ में आप हमारे यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन के जरिए वेबिनार के रूप में शामिल होके हमारे कृतार्थ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय लेके हमारे अपने बच्चों को लाभान्वित करने वाले व्याख्यान देने के लिए आप तैयार हैं, उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय की ओर से और हमारे विभाग की ओर से आपका स्वागत कर रहा हूं। सर, फिर एक बार आपको स्वागत है। और इस अतिथि व्याख्यान में प्रोफेसर SVSS नारायण राजू सर हमारे बीच में अब नहीं है, क्योंकि एक मीटिंग के दौरान जो है वे गए हुए हैं और न होने पर भी इस मीटिंग का जो इंतजाम उन्होंने अच्छे ढंग से करवाया, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और डॉक्टर आनंद पाटिल तो हमारे विभाग के सह आचार्य हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनका भी रजिस्ट्रार सर से कुछ जरूरी मीटिंग होने के कारण इस वेबिनार में शामिल कर नहीं पाते हैं। और आगे हमारे
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से डॉक्टर नीरजा मैम इधर आई हुई हैं, उनका हिंदी विभाग की ओर से स्वागत कर रहे हैं। और डॉक्टर भुवनेश्वरी पूंडी पुष्पम कॉलेज तमिलनाडु में एक अच्छा कॉलेज है, महाविद्यालय, तो वहां से आई हुई है, उनका और उनके छात्रों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और डॉक्टर रजनीश जो है फिलहाल पीएचडी कॉलेज कोयम्बतूर से आए हुए हैं, वे भी इस अतिथि व्याख्यान में शामिल कर रहे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रियंका जो माउंट कार्मल कॉलेज से इसके साथ हमारे इस वेबिनार प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। और डॉक्टर सितारे हिंद यहाँ पर हमारे साथ पधारे हुए हैं, वे सह आचार्य के रूप में हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हिंदी से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो अच्छे ढंग से करने के लिए हमारी श्रीमती दीपिका मैम इधर पधारी हुई है, वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की कनिष्ठ हिंदी अनुवादिका है और उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और श्रीमती दीपिका के साथ हमारे प्रिय विभागीय शोधार्थीगण, बस शोधार्थीगण और छात्र छात्राओं के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वही तो पिलर गए, मूल आधार गए। तो हमारे अपने विभाग के जो शोधार्थीगण और विभाग के बाहर से जितने भी शोधार्थीगण पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। और हमारे आपके जो छात्र जो एमए के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो छात्र यहाँ पर पधारे हुए हैं या इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। उनको जो बहुत ही उपयोगी जनक रहेगा ये व्याख्यान, क्योंकि नई कविता जो है सबके अपने पाठ्यक्रम में है और नई कविता के बारे में आपको जानना समझना अत्यंत आवश्यक मानता हूँ। प्रोफेसर भी कम प्रोफेसर नहीं है, तो आपको जो बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, ये तो विश्वास है। इन्हीं के साथ जो है इस नई कविता से संबंधित दो बातें मैं कहना चाहूंगा। हालांकि जो है नई कविता 1951 से जो है माना जाता है, इसे मैंने तार सप्तक के दूसरे 1951 से जो है कवि जन मानते हैं। इसी अवसर पर इसी वक्त के जो सारे कविगण जो है नई कविता अपने वक्तव्य में जो है वे लोग जो कविताएं लिखते आ रहे थे, उन्हीं को जो है नई कविता के नाम से कहते आ रहे हैं। नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं से कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावनाओं के साथ ही नए मूल्य एवं शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है, वही तो नई कविता बन गई। यानी कि नए भावनाओं के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है इस नई कविता में। ये प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की एक नई धारा है। नई कविता अपनी वस्तु छवि और रूप छवि जो है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से विकास होकर भी उसके अपनी विशिष्टता है, अनोखापन है। यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी वो विशिष्ट है, वही नई कविता है। आधुनिक हिंदी कविता प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़ गई है और अब वो पहले से अपनी पूर्ण अलगाव या पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। आधुनिक काल की इस नवीन काव्य धारा को अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, फिर भी नई कविता के नाम से बहुत सालों से हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं, नाम का उच्चारण करते आ रहे हैं। जैसे तमिल में
एक छोटी सी पंक्ति है, आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा। தீப்பங்களே நீங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்களை தூண்டியவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। தீப்பங்களே நீங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், உங்களை தூண்டியவர்கள் तूंगी கொண்டிருக்கிறார்கள்। हे मोमबत्ती तुम जल रही हो, लेकिन जिसने तुम्हें जलाया वो सो रहा है। यानी एक प्रकार का बलिदानी भावना जो है वहां पर अभिव्यक्त करते हैं। और नई कविता की बात जब आ जाती है, जैसे दो उंगली के बीच में फंसा हुआ सिगरेट के बराबर है, उसे जल्दी जल्दी जो फूंक के जो है उसे निकाल देते हैं। उसी प्रकार जीवन क्षण भंगुर है, तब तक के लिए जितना रसास्वाद लेना चाहेंगे उतना जो है इस नई कविता के माध्यम से आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नई कविता जो है एक सागर जैसा है, भंडार है, उसी के प्रति जो है अनेक सारी भावनाएं, विचारों जो है अभिव्यक्त करने के लिए हमारे प्यारे बुजुर्ग अनुभवी एक बुलंद आवाज के साथ अपने विचारों के अभिव्यक्त करने वाले हमारे प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा स्वागत है हिंदी विभाग की ओर से और विश्वविद्यालय तमिलनाडु की ओर से भी आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने स्वागत भाषण में हमें बताया कि आप किस तरह से ऋषभदेव शर्मा जी से जुड़े हुए हैं, आपका परिचय यहाँ पे बताया, हमें सर से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मैं अतिथि वक्ता का परिचय देने के लिए हमारे तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर सितारे हिंद जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन विद्वतगण, हिंदी प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, प्रिय शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर परिचय देना महज औपचारिकता है इस संगोष्ठी में और इसे मैं निभा रहा हूँ। दरअसल 2012 में जब मैं हैदराबाद आया था पीएचडी करने के लिए अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में, तो संभवतः 2012 में या 13 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, ऋषभदेव शर्मा जी का एक व्याख्यान था इफ्लू में मेरे विश्वविद्यालय में। तो एक शोधार्थी के रूप में उनका व्याख्यान सुना और काफी अभिभूत हुआ। तत्पश्चात संभवतः उसी वर्ष या अगले वर्ष इनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था और उसका विमोचन था, प्रेम बना रहे। और वो किताब अभी भी मेरे पास है। मैंने कुछ कविताएं उस समय पढ़ी थी उस किताब से और मुझे काफी अच्छा लगा कि एक व्यक्ति जो 60 साल से ज्यादा उम्र व्यतीत कर चुका है, इतना बड़ा अनुभव है और वो प्रेम के रस में इतना डूबा हुआ है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा था। ऋषभदेव शर्मा जी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आते हैं। हैदराबाद कब इनका आना हुआ ये ठीक से मुझे मालूम नहीं, ये बता सकते हैं, लेकिन इनको अगर जानना हो, इनका परिचय अगर जानना हो, तो इनके व्यक्तित्व का दो रूप सामने आता है। एक अध्यापक का रूप, प्राध्यापक का रूप या आचार्य का रूप, और दूसरा साहित्यकार का रूप। तो दोनों रूपों में ये एकदम खरे उतरते हैं, 24 कैरेट सोना की तरह। और बहुत सारे इनके विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से मेरी मुलाकात हुई है अपने 6 साल हैदराबाद में जब मैं था तो उस दौरान, और एक बार हैदराबाद गया भी था खैरताबाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो वहां भी सर से मुलाकात हुई थी। अगर इनका साहित्यकार रूप जो इनका है उसका अगर परिचय आप लोग चाहें तो उसके भी कई रूप हैं। इनके कई सारे काव्य संग्रह हैं, जैसे तेवरी जो 1982 1982 ईस्वी में छपी थी,
ये किताबों का एक संग्रह छपा था, और तर्कश, ताकि सनद रहे, और अंतिम जो संग्रह इनका है जो 2014 में प्रकाशित हुआ है, धूप ने कविता लिखी है। तो कई सारे इनके कविता संग्रह हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक बेहतरीन कवि भी हैं और समकालीन मुद्दों से लगातार जुड़े रहे हैं, कविताएं लिखी हैं। इनके कई सारे आलोचना ग्रंथ भी हैं, जैसे तेवरी चर्चा, और ये 1987 में ये आया था आलोचना ग्रंथ। और इसके बाद हिंदी कविता 8वां 9वां दशक 1994 में, साहित्योत्तर हिंदी अनुवाद विमर्श 2000 में, कविता का समकाल 2011 में, तेलुगु साहित्य का हिंदी पाठ 2013 में, तेलुगु साहित्य का हिंदी अनुवाद परंपरा और प्रदेश 2015 में, हिंदी भाषा के बढ़ते कदम 2015 में, कविता के पक्ष 2016 में। तो जितनी सारी इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, तो उन पुस्तकों में आप देख सकते हैं कि एक तो कविता इनका महत्वपूर्ण विषय रहा है, और दूसरा अनुवाद और हिंदी भाषा से संबंधित इन्होंने बहुत सारी आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कविता पर इनकी विशेष पकड़ है, मजबूत है कविता के पक्ष में। तो इसलिए ये जो विषय रखा गया है आज का नई कविता के संदर्भ में, तो ये काफी प्रासंगिक है ऋषभदेव शर्मा जी के संदर्भ में, अगर आप जोड़ करके देखें तो। इसके अलावा इन्होंने कई सारी जो किताबें हैं उसका संपादन इन्होंने किया। पदचिन्ह बोलते हैं 1980 में, और 80 से जो इन्होंने संपादन का कार्य संभाला है, वो लगातार 2020 में, अभी पिछले साल एक किताब छपी है, तत्वदर्शी निदेशक निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य पर एकाग्र है। जानते हैं कि अभी मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, और कई सारी वैचारिकी की किताबें भी हैं। फिर सम्मान भी इनको कई सारे मिले हैं, संपादक रत्न सम्मान 2020 में, उससे पहले 2018 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी से भी सम्मान, उससे पहले आचार्य चाणक्य सम्मान 2018 में, विवेकी राय स्मृति साहित्य सम्मान 2018 में, और उससे भी पहले रामेश्वर शुक्ल अंचल सम्मान जबलपुर में इनको मध्य प्रदेश में 2003 में मिला है। तो सम्मान और जितनी सारी किताबें हैं, ये चीजें दिखाती हैं कि हिंदी साहित्य या हिंदी समाज या साहित्य प्रेमी हमेशा इनके ऋणी रहेंगे कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हिंदी भाषा और हिंदी क्षेत्र, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किया है। लगभग 142, आप समझ सकते हैं कि 142 शोध कार्यों का सफल निर्देशन इन्होंने किया है, जो बहुत सारे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और कहीं स्कूल टीचर और पूरे देश भर में या विदेशों में भी वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इनके अंदर इनके निर्देशन में काम किया है। तो एक बहुत बड़ा व्यापक फलक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद के बारे में कहा था कि वो आकाश धर्मा गुरु हैं। इसलिए कहा था कि एक तरफ उनकी परंपरा में कबीर आते हैं और दूसरी तरफ तुलसीदास हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी। तो इसी तरह का व्यक्तित्व डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी का है कि इन्होंने किसी स्कॉलर को कभी किसी खास विचारधारा में बंधने के लिए दबाव नहीं डाला है। जिसकी जो सीमा है, जिसकी जो क्षमता है, उन्होंने इनके सानिध्य में अपना रास्ता तय किया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सितारे सर, धन्यवाद। जिस तरह से हमने ये सुना कि जो ऋषभदेव शर्मा जी हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, इसलिए हमें बहुत कुछ जानने के बारे में मिलेगा। तो अब मैं बिना समय गवाए
मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद दीपिका जी। आज के इस आयोजन के लिए मुझे अवसर प्रदान करने वाले और तिरुवारूर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बंधु डॉक्टर ई राजरत्नम जी, जिन्होंने अभी मेरा परिचय देकर मुझे बड़े संकोच में डाल दिया। छोटी छोटी बातों को उन्होंने इस तरह इतना बड़ा बना कर दिया कि मैं संकोच में पड़ जाता हूँ। ऐसे हमारे परम मित्र साथी डॉक्टर सितारे हिंद जी, दीपिका जी यद्यपि उपस्थित नहीं है, लेकिन मेरे अत्यंत आत्मीय और अनेक वर्षों तक जिन्होंने मेरे साथ या मैंने जिनके साथ दक्षिण भारत हिंदू प्रचार सभा में काफी लंबी पारी खेली है, ऐसे प्रोफेसर SVSS नारायण राजू जी हमारे बहुत ही घनिष्ठ साथी, वे भी इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्हें भी याद करना जरूरी है। बड़ा प्रेम उनका मेरे प्रति, स्नेह और आत्मीयता मेरे प्रति है। डॉक्टर आनंद पाटिल जी, दीपिका जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त छात्रगण, छात्रों में छात्र शामिल हैं, शोधार्थीगण, विद्वज्जन, अन्य स्थानों से ऑनलाइन माध्यम द्वारा इस व्याख्यान से जुड़े हुए मित्रों, देवियों, मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा नई कविता, साहित्यिक तथा सामाजिक संदर्भ इस विषय पर। लेकिन इसके पूर्व आप सभी से निवेदन है कि जिन किन्हीं का माइक अनम्यूट हो वे उसे म्यूट कर लें। यह ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक मर्यादा है, अन्यथा इस प्रकार का शोर होता रहता है कि जिसमें वक्ता की आवाज गायब हो जाती है और स्वयं बोलने सुनने वालों को काफी कष्ट होता है। आशा है केवल आप अपना माइक तभी अनम्यूट करेंगे जब उसकी आवश्यकता हो। मित्रों, सबसे पहले मैं आपके इस विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवारूर को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि तमिलनाडु में आप हिंदी का काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एक ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे होते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहले अपने जिम्मे ली और फिर
हिंदी सेवियों, हिंदी प्रचारकों, हिंदी अध्यापकों को सौंप दी, और वह है इस देश की राष्ट्रीय वाणी को अभिव्यक्त करने की जिम्मेदारी। राष्ट्रभाषा को पुष्ट करने का काम आप यदि अध्यापक हैं तो भी कर रहे हैं, आप यदि छात्र हैं तो भी कर रहे हैं, आप यदि भाषा प्रेमी हैं तो भी कर रहे हैं, और आप यदि साहित्य अध्ययन, अध्यापन, सृजन, चिंतन, मनन का कोई भी काम हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो भी आप राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहे हैं, और राष्ट्रभाषा की इस सेवा में राष्ट्र की सेवा निहित है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि तमिलनाडु में रहकर, और वह भी तिरुवारूर जैसे दूरस्थ स्थान में रहकर, हिंदी भाषा और साहित्य के लिए काम करने वाले आप सभी अध्यापक और छात्र मेरे लिए प्रणम्य हैं, क्योंकि आप इस देश की राष्ट्रभाषा के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही मेरी मातृभाषा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं विषय की ओर आता हूं। इस भूमिका के साथ प्रयास करूंगा कि अपनी बातों को सरल ढंग से आपके सामने रख सकूं, वरना तो किताबों में सारी चीजें लिखी रहती ही हैं। हाँ, लेकिन जैसा अभी डॉक्टर राजरत्नम ने और डॉक्टर सितारे हिंद ने बताया, ये दोनों ही किसी न किसी रूप में मेरे परिचित रहे हैं, और जो आत्मीयता, जो स्नेह इन्होंने प्रकट किया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे विषय को समेटा जाए इस दृष्टि से एक सीमित विषय दिया गया है, नई कविता, साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ। मैं सीमित कह रहा हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि यह विषय काफी बड़ा विषय है, और जो थोड़ा सा समय हमारे पास हमें आज चर्चा का यहां मिल रहा है, उसमें इसके सकल आयामों का हम परीक्षण कर सकें, पड़ताल कर सकें उनकी, यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। हम कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण 2-4 बिंदु आपके सामने रखने की। जैसा कि आरंभ में ही डॉक्टर राजरत्नम ने स्पष्ट किया कि नई कविता से अभिप्राय मोटे तौर पर उस कविता से माना जाता है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल का देखें तो प्रयोगवाद या प्रगति प्रयोग काल जिसे कहा जाता है, उसके बाद और जो साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता का काल आरंभ होता है, उसके बीच में, यानी प्रयोगवाद या कहें कि संक्रमणकालीन कविताओं से लेकर समकालीन कविताओं के बीच का जो समय है, वह नई कविता के उत्कर्ष का, आंदोलन के रूप में उत्कर्ष का समय है। वैसे तो नई कविता की प्रवृत्तियां आज तक भी विद्यमान हैं और जाने कब तक चलती रहेंगी, लेकिन उन सब यानी समकालीन या साठोत्तर के बाद में जो जाने कितने किस्म के आंदोलन आए, उन सब के लिए अलग अलग नाम हैं। प्रवृत्तियां और चित्तवृत्तियां बदलती गईं, उसके लिए अलग अलग नाम हैं। लेकिन प्रयोगवादी कविता से लेकर और समकालीन कविता के आरंभ
तक के बीच का जो समय है उसमें रची गई कविताओं को प्रायः सर्वस्वीकृत नाम नई कविता से जाना जाता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जिसे हम प्रयोगवादी कविता कह रहे हैं, अर्थात 1943 में 1943 में अज्ञेय जी के संपादन में जो 7 कवियों का संग्रह प्रकाशित हुआ था, तार सप्तक, जिसे लोगों ने बाद में प्रयोगवाद का नाम दे दिया, जिसकी कविताओं के लिए वह वास्तव में नई कविता की भूमिका था। यानी यह समझा जाता है कि तार सप्तकीय या प्रयोगवादी कविता के रूप में जो प्रयोग 1943 में सामने आए थे, 1951-52 तक आते आते वे एक स्पष्ट काव्यांदोलन के रूप में बदल गए और इस काव्यांदोलन का नाम नई कविता है। हम यहां यह भी आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप, क्योंकि बात है साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ की, तो नई कविता के साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए हमें आधुनिक कविता के पूरे परिदृश्य को देखना पड़ेगा। क्रमशः अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे। फिलहाल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, अर्थात तार सप्तक या प्रयोगवाद, अगर इसे ही आप देखें तो आप पाएंगे, और इसे तमाम विद्वानों ने बार बार रेखांकित किया है, कि जो तार सप्तक है उसमें 3 प्रकार के कवि हैं। स्वयं इन कवियों के बारे में संपादक ने स्पष्ट कहा है कि ये इतने अलग अलग राहों पर, अलग अलग दिशाओं में चलने वाले कवि हैं कि एक दूसरे की आदतों पर ही नहीं, एक दूसरे के कुत्तों तक पर हंसते हैं। यानी ये जो 7 लोग हैं 7 दिशाओं में अलग अलग जाते हैं, इसलिए इसे एक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। प्रयोगवाद या तार सप्तकीय कविता किसी एक प्रवृत्ति या आंदोलन का नाम नहीं है। यह तो राहों का अन्वेषण है, खोज है, और अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं लोग। उसमें भी मोटे तौर पर हम 3 प्रकार की धाराएं देख सकते हैं। एक वे रचनाकार हैं जो सामाजिक सरोकारों से एकदम सीधे जुड़े हुए हैं और आगे चलकर जो जनवादी कविता को पुष्ट करते हैं। एक तरह से नई कविता में रहते हुए भी वे अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। वह है जनवादी काव्यधारा का रास्ता, जनपक्षीय काव्यधारा का रास्ता। एक दूसरे वे लोग हैं, वे कवि हैं जो आगे चलकर शुद्ध रूप से नई कविता में ढलते हैं और एक तरह से कहें कि गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं कविता में। और वास्तव में नई कविता का रास्ता इन्हीं कवियों से निर्मित होता है। और फिर तीसरे वे हैं जो इन दोनों का मिश्रण भी है, जिनका झुकाव कभी गांधी की तरफ हो जाता है तो कभी मार्क्स की तरफ हो जाता है, या कहें कि कभी व्यक्ति की तरफ होता है रुझान और कभी समाज की तरफ। तो जो समाज की तरफ जाने वाली धारा है प्रयोगवादी काव्य में से निकलकर, वह आगे जनवादी मार्ग पर आगे बढ़ती है और आगे चलकर साठोत्तरी काल या फिर राजनीतिक कविता के रूप में अपना रास्ता तलाशती है। दूसरे जो व्यक्ति केंद्रित
या व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी जिसे कहें रुझान के कवि हैं, वे आगे चलकर इस प्रयोगवाद से आगे चलकर नई कविता के विस्तृत पाठ का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि तार सप्तक के माध्यम से सामने आई हुई प्रयोगवादी कविता आगे चलकर आजादी के बाद के समय में नई कविता के रूप में ढल गई और नवलेखन काल के साहित्य को उसने पुष्ट किया। क्योंकि 1943 की और 1952 की परिस्थितियां सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अलग अलग थी। एक बात मैंने आपके सामने अभी रेखांकित की कि नई कविता की या कहें उसके पीछे निहित जो प्रयोगशील कविता या प्रयोगवादी कविता है, उसकी एक मुख्य प्रवृत्ति है व्यक्ति को महत्व प्रदान करना, इकाई व्यक्ति को, इकाई मनुष्य को महत्व प्रदान करना। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के साथ नई कविता का जो साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ है वह गहरे जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, मैं अभी तक जो बात कह रहा था उसे सार रूप में इस प्रकार कह सकता हूं कि तार सप्तक में संकलित और उसके बाहर के कवियों ने प्रयोगशीलता एवं नए मार्ग के अन्वेषण को प्रमुखता देने वाली जो कविताएं रची थीं, उन्होंने ही खाद पानी बनकर नई कविता आंदोलन को जन्म दिया। जिस काव्य परिवर्तन को समीक्षक और कवि चिंतक नया परिवर्तन कहकर पुकारते आ रहे थे, ये नए परिवर्तन की बात छायावाद के समय से चल रही थी। छायावाद के समय से ही जब द्विवेदी युग में कविता ने यह महसूस करना शुरू किया कि उसे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहना दिए गए हैं, तो उन और इतने टाइट कपड़े पहना दिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्षमा करें आप मुझे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी कालीन कविता को इतने टाइट वस्त्र कपड़े पहना दिए कि कविता को सांस लेना मुश्किल होने लगा। और वहां से कविता की मुक्ति और मनुष्य की मुक्ति की बात उठी। चाहे पंत हो, निराला हो, प्रसाद हो, सबने या महादेवी हो, अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता के मूल्य की बात। तो यह जो स्वातंत्र का मूल्य था, यही आगे बढ़ते बढ़ते यहां 1952-53 तक आते आते एक काव्य का केंद्रीय मूल्य बन करके जब उभरता है, तो हम यह महसूस करते हैं कि जिस नए परिवर्तन की शुरुआत छायावाद काल से हो रही थी और बीच में प्रगति, प्रयोग इत्यादि आए, उसे एक सैद्धांतिक आधार, एक वैचारिक आधार यहां नई कविता में आकर स्पष्ट प्राप्त हुआ। तो जिसे कवि चिंतक अब तक नया परिवर्तन कहकर पुकारते आ रहे थे, वही सन 50-51 के काल में नई कविता का आंदोलन पुकारा जाने लगा। अभी कई बार फिर पूछते हैं लोग कि साहब इसका काल कब से कब तक माना जाए। चलिए, आरंभ हमने द्वितीय सप्तक या दूसरा सप्तक से मान लिया। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1952 में हुआ, लेकिन इसका संपादन 1949 में अज्ञे जी कर चुके थे। 1949 कहें कि 1952 कहें, तो मान लें कि आजादी के बाद का जो नवलेखन काल है, वहां अन्य विधाओं की भांति ही कविता में भी एक नई करवट व्यक्त होती है, जिसे हम नई कविता कहते हैं।
इसकी सीमा कहां तक माने तो एक बड़ी छोटी सी सीमा है कि ये 52-53 में शुरू होती है और 60-62 के आसपास 62 में 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया और स्वतंत्र भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे हम क्या कहते हैं, मोहभंग कहते हैं। आजादी मिलते ही यह देश एक मोह की अवस्था में चला गया। हमने सोचा कि राम राज्य आ गया, रातों रात देश का विभाजन हुआ, खून खच्चर हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, सब शांत हो गया, अब तो राम राज्य आ गया। लेकिन राम राज्य नहीं आया, लोग भूखे मरने लगे और देश के ऊपर एक के बाद एक, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, ये आक्रमण हो गए और भूख की समस्या, अनाज की समस्या इतनी विकट हो गई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस सवाल को उस समय संसद में उठाया, भूख के सवाल को, अनाज के सवाल को, कि इस ओर कौन ध्यान देगा। और यह वह समय था जब लंबे पिछले स्वतंत्रता युग से जिसका निर्माण हो रहा था वह सपना टूटा। हमारा राम राज्य का सपना हमें टूटता बिखरता हुआ दिखाई दिया। हम अपनी मोह की निद्रा से बाहर आते हुए हमने देश को देखा 1962 में, जब चीन ने भारत को बुरी तरह से परास्त किया। तो यहां से कविता ने फिर करवट ले ली, क्योंकि जैसा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा है कि साहित्य में परिवर्तन का आधार, शब्द कोई भी हो, मैं भाव बता रहा हूं, साहित्य में जो परिवर्तन होते हैं उनका आधार लोगों की चित्तवृत्ति का परिवर्तन होता है। और लोगों की चित्तवृत्ति में परिवर्तन कब होते हैं? जब समाज में परिवर्तन होता है। तो जो सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो उन सामाजिक परिस्थितियों या सामाजिक संदर्भों के बदलने से लोगों की चित्तवृत्ति बदलती है और लोगों की चित्तवृत्ति या जनता की इस चित्तवृत्ति के बदलने के साथ ही साहित्य का भी संदर्भ बदल जाता है। तो जब 1962 में लोगों की चित्तवृत्ति बदली सामाजिक परिस्थितियों के बदलने से, तो कविता ने भी नई करवट ली और समकालीन कविता एक आंदोलन के रूप में आगे उभरती है। फिर अन्य बहुत सारे परिवर्तन उसके बाद आते हैं। तो एक सीमांकन इस प्रकार हो सकता है कि नई कविता जो है वह 1962 आते आते अपना काम कर चुकी होती है और पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। लेकिन एक दूसरी धारणा जो है वह इस रूप में है कि इस नई कविता की, जो मैंने कहा कि दो धाराएं हैं, एक नई कविता की आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ धारा है जिसका प्रतिनिधित्व अज्ञेय करते हैं, और एक नई कविता की जनवादी धारा है, समाजवादी धारा है, जिसका नेतृत्व मुक्तिबोध करते हैं। यह समाजवादी धारा ही आगे समकालीन कविता का केंद्र बनती है। लेकिन जो अज्ञेय के नेतृत्व में आगे चलने वाली आत्मनिष्ठ कविता की धारा है वह भी यहां रुक नहीं जाती, बल्कि अज्ञेय के ही संपादन में 1959 में 1959 में तीसरा सप्तक आता है और इसके बाद 1976 में 1976 में चौथा सप्तक आता है। इस चौथा सप्तक तक आते आते अज्ञेय की समझ में यह आ जाता है
कि अब कविता की धारा पूरी बदल चुकी है। वह वक्तव्य प्रधान हो गई, वह गद्यात्मक हो गई। इसके बाद वे इस सप्तक परंपरा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं देखते। तो एक प्रकार यह कहा जा सकता है कि दूसरे सप्तक से लेकर चौथे सप्तक अर्थात 1951-52 से लेकर 1976 तक का जो समय है वह नई कविता का समय है, और इसमें सप्तकीय कविता के अतिरिक्त भी अन्य धाराएं उसके समानांतर बहती रहती हैं और अनेक किस्म के आंदोलन जन्म लेते हैं। तो नई कविता एक आंदोलन के रूप में इस कालखंड की पूरी कविता का एक हिस्सा है, संपूर्ण कविता नहीं है। यह स्वतंत्रता से लेकर और इमरजेंसी के काल तक, 1975 में इमरजेंसी लगी, 77 में हटी। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में हुई, सन 50 में हम लोकतंत्र बने। तो उस सन 50 से लेकर और इमरजेंसी लगने तक का जो समय है, उस कालावधि में जो अनेक धाराएं, काव्य धाराएं प्रवाहमान थी, उनमें से एक प्रबलतम काव्य धारा नई कविता रही। और उसके जन्म और अवसान दोनों ही के मूल में, दोनों ही के केंद्र में हमें यह कहना होगा कि उस समय का सामाजिक संदर्भ रहा। सामाजिक संदर्भ के अनुरूप ही इस कविता के साहित्यिक संदर्भ का निर्माण हुआ। इस पर हम चर्चा करते चलेंगे। लेकिन एक और चीज को मैं यहां कहना चाहता हूं, मैंने छायावाद से इसीलिए इसको जोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो नई कविता का कवि है, चाहे वह आत्मनिष्ठ कविता के क्षेत्र वाला हो, चाहे वह जनवादी कविता के क्षेत्र वाला हो, दोनों ही के लिए निराला बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। क्योंकि वास्तव में तो नई कविता की नींव निराला ने उस समय रख दी थी जब उन्होंने कहा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और वह जो कविता की मुक्ति, मैंने पहले भी कहा, छायावाद काल में निराला आदि के माध्यम से आरंभ हुई थी। नई कविता में उसे एक प्रकार से वैचारिक और सैद्धांतिक जामा पहनाया गया। ये अलग बात है, मैं आगे उदाहरण दूंगा आपको, कि स्वयं अज्ञेय ने निराला को डेड मान लिया था। डेड माने पिताजी नहीं, डेड माने मृत। वह निराला जिसने कहा कि कभी न होगा मेरा अंत, उस निराला को अज्ञेय ने, मैं वो पंक्ति आपको आगे चलकर बताऊंगा, रामविलास शर्मा जी ने उसे उद्धृत किया है, डेड मान लिया था, मृत मान लिया था। क्यों मृत मानना पड़ा? क्योंकि निराला सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं नए कवि के सामने। तो या तो आप निराला को नकार दे, डेड मान ले, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर निराला को स्वीकार कर ले और साथ चले, उन्हें साथ लेकर चलें, उनके साथ चलें, तो फिर वह समाज वाला मार्ग बन जाता है। तो ये दो राजमार्ग एक दूसरे के समांतर चलते हैं, आत्मनिष्ठ नई कविता का मार्ग और सामाजिक नई कविता अर्थात जनवादी कविता का मार्ग। एक मार्ग पर हमें अज्ञेय और अज्ञेयपंथी चलते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे मार्ग पर मुक्तिबोध और उनके सहचर, अनुचर इत्यादि चलते हुए दिखाई देते हैं। खैर, नई कविता के सामाजिक और साहित्यिक दोनों ही संदर्भों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नई कविता के रचनाकारों ने
अपने बारे में, अपनी कविता के बारे में, अपने समय के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की। पहले कवि अपनी कविता के लिए वक्तव्य की बैसाखी लेकर नहीं चलते थे, लेकिन जब से आंदोलनी कविता आई तब से यह जरूरी हो गया कि हर आंदोलन में लिप्त रचनाकार अपने आंदोलन और अपनी कविता की स्वयं व्याख्या, विश्लेषण और सफाई इत्यादि देने लगे। नई कविता ने यह काम खूब विस्तार से किया और उससे स्पष्ट है कि नई कविता के कुछ लक्ष्य इस प्रकार से हैं। जैसे पहली चीज है, हम इसको समझेंगे, आधुनिकता बोध संपन्न जीवन दृष्टि। वो कहते हैं कि नई कविता का जो सामाजिक पक्ष है वह उसके साहित्यिक पक्ष में किस प्रकार ढलता है, उसका मार्ग आधुनिकता बोध से युक्त जीवन दृष्टि से होकर जाता है। यानी आधुनिकता जिसकी बात हम 1857 के समय से करने लगते हैं भारत में और हिंदी साहित्य में भी, परिपाटी के पट परिवर्तन का नाम विनय मोहन शर्मा ने आधुनिकता को कहा। उसका जो बोध है और उस बोध के केंद्र में जो व्यक्ति है, जिसे अपने ढंग से संबोधित किया था कभी छायावाद ने और किसी दूसरे ढंग से संबोधित किया था उसी को प्रगतिवाद ने, नई कविता ने उसे अपने ढंग से उसकी लघुता को गौरवान्वित करते हुए संबोधित किया, रेखांकित किया, और यही उसकी जो आधुनिकता की दृष्टि है वह भारतेंदु से, प्रसाद और निराला से, नागार्जुन से अलग हो जाती है। उसके केंद्र में वह मध्यवर्गीय व्यक्ति आता है जो शहर में बैठा हुआ है और जो कहीं ना कहीं एक अभिजात संस्कारों से निर्मित किया गया है। इसीलिए बहुत बार हमें नई कविता का यह मनुष्य नकली मनुष्य भी लगता है, क्योंकि इसे यह जमीन से पैदा हुआ मनुष्य नहीं लगता हमें, यह विचार के अनुसार ढाला गया नगरीय सभ्यता की देन वाला मनुष्य है। आप बहुत सारी कविताओं के उदाहरण इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं कि नई कविता का मनुष्य निराला के उस मनुष्य से भिन्न है जो हमें भिक्षुक में दिखाई दिया था, जो हमें तोड़ती पत्थर में दिखाई दिया था, या जो हमें गरम पकौड़ी में दिखाई दिया था, जो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में दिखाई दिया था। यह जो मनुष्य है, अज्ञेय ने और उनके साथ चलने वाले रचनाकारों ने जिसे प्रस्तुत किया है, यह आधुनिक शहर का मनुष्य है। और आधुनिक शहर का भी यह वह मनुष्य नहीं है जिसे अभी पिछले साल आपने महानगरों से अपने घरों की तरफ नंगे पांव दौड़ते हुए देखा। जब कोरोना आया, ये बेरोजगार हो गया और अपने अपने गांव की तरफ लौटने लगा। यह नहीं, ये इसके स्थान पर सफेद कॉलर वाला वह वर्ग चरित्र है जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं और जो सदा सुविधाओं की खोज में दौड़ता रहता है और जिसका
मुख भारत की ओर नहीं, किसी और देश की और देशों की तरफ रहता है। इसीलिए यह आदमी भारत का होते हुए भी भारतीयों की सहानुभूति नहीं प्राप्त कर पाता। ध्यान रखें, मैं आत्मनिष्ठ जो काव्य शैली है, काव्य परंपरा है नई कविता की, उसकी बात कर रहा हूं। मैं उस धारा की बात नहीं कर रहा जिसने हमें अंधेरे में जैसी कविताएं दी, क्योंकि वह सामाजिक काव्य धारा है जो नई कविता के इस पारंपरिक विधान का अतिक्रमण करती है। मित्रों, वर्तमान सभ्यता में जीता मनुष्य व्याख्या की है उस व्यक्ति की जिसे आधुनिकता बोध संपन्न जीवन दृष्टि कहा। उसके केंद्र में वर्तमान सभ्यता में जीता हुआ मनुष्य है और उसके वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति, जो कुछ आकर्षण इस कविता में है, नई कविता में, उसका कारण है कि इसमें अनुभव की प्रामाणिकता की बात कही गई और अनुभव की यह प्रामाणिकता मिलती है वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में। तो यह जो वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति है, यह इस नई कविता में समाज को संदर्भित करती है। और इसके अलावा विषय वस्तु और शिल्प के क्षेत्र में यह कविता अधिक वैज्ञानिक, अधिक मुक्त, अधिक व्यावहारिक, अधिक विकासमान परंपरा को विकसित करने का संकल्प लेकर आगे आई। ये लक्ष्य है। अब ये अलग बात है कि इस लक्ष्य की पूर्ति कितनी हुई। इस लक्ष्य से यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कथनी और करनी में अंतर हो गया हो। यह अलग से विस्तार से पड़ताल करने का विषय है। कारण वही है कि घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन रचनाएं या रचना के स्तर पर मनुष्य के ऊपर व्यक्ति हावी हो गया। दो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक है मनुष्य, अर्थात व्यापक सामाजिक मनुष्य। मनुष्य का बिना समाज के कोई अस्तित्व नहीं। और एक दूसरा मनुष्य है जो व्यक्ति है, जो द्वीप बन करके रह गया है। तो इस द्वीप के साथ इतना अधिक एकात्म्य हो गया नई कविता का, या नई कविता एक तरह से इस द्वीप रूपी इकलौते मनुष्य अर्थात आत्म तक, व्यक्ति तक इतनी अधिक केंद्रित हो गई कि उसका जो सामाजिक स्वरूप था वह पीछे छूट गया। इसीलिए बहुत तेजी से नई कविता का अवसान होकर समकालीन कविता, जो समकालीन बोध से युक्त थी, सामने आई। इस प्रकार नई कविता में नई और कविता दोनों ही शब्द विशिष्ट अर्थ के द्योतक हैं। नई नवीन या काल सापेक्ष न रहकर विशिष्ट संवेदना युक्त चरित्र की द्योतक है। और यह विशिष्ट जो संवेदना है, इसे हम कह रहे हैं नया भावबोध, और उस नए भावबोध को व्यक्त करने वाला व्यक्ति। और कविता की दृष्टि से कविता उस संवेदना को साधारण जन तक संप्रेषित करने वाला एक ऐसा नया माध्यम आया जिसकी रचना में नवीन मुहावरे वाली भाषा, नए प्रतीक और बिंब और नए शैली रूप की प्रधान भूमिका दिखाई देती है। जो विशिष्ट संवेदना है इस कविता की, उसका अगर हम उल्लेख करना चाहें तो उसमें क्या चीजें शामिल हैं। आप अनेक कविताओं के उदाहरण देख सकते हैं। मैं उदाहरणों से बच रहा हूं। आधुनिक सभ्यता के आंतरिक संघर्ष, इस विषय पर नई कविता ने बल दिया। उसकी नई कविता की जो संवेदना है उसमें विशिष्ट स्थान है आधुनिक सभ्यता के आंतरिक संघर्ष का। उसमें विशिष्ट स्थान है वैज्ञानिक एवं रूढ़ चिंतन के बीच के टकराव का। इसलिए परंपरा का पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह कविता चलती है और
ऐसी रचनाएं जिन्होंने परंपरा का पुनर्मूल्यांकन किया नई कविता के क्षेत्र में, वे अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपलब्धि है इस काव्य आंदोलन की। बढ़ते हुए मशीनीकरण के प्रभाव को ग्रहण किया और उस पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली। युद्ध की भोगी हुई विभीषिका एवं उसकी संभावना के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का वर्णन इस कविता में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक उथल-पुथल और इन सब के बीच व्यक्ति के निरंतर जीते रहने और जीने के लिए संघर्ष करते रहने, यानी जिसे आप कहते हैं जिजीविषा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, जो बाद में जब विमर्शीय कविता आई 1990 के बाद जब विमर्शीय कविता आई, इसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, मुस्लिम विमर्श, जनजातीय या आदिवासी विमर्श जैसे अनेक विमर्श आए हैं, उसकी भूमिका यहीं से तैयार होनी शुरू हो जाती है कि नई कविता ने व्यक्ति की अस्मिता को, उसके अस्तित्व को बार बार रेखांकित किया। और जब यह व्यक्ति न रहकर समुदाय बन जाता है, समूह बन जाता है, तो उसकी यह जिजीविषा, उसका यह अस्तित्व के लिए संघर्ष, उसकी यह अस्मिता को रेखांकित करने की जद्दोजहद विमर्श में बदल जाती है। नई कविता में जो अस्तित्व का संघर्ष है, उसके केंद्र में इकाई व्यक्ति है। लेकिन जब आप विमर्श की बात करते हैं, चाहे आप स्त्री विमर्श कहें या दलित और आदिवासी विमर्श कहें, तो वहां केंद्र में व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समुदाय है जो हाशियाकृत है, स्त्री है, दलित है, आदिवासी है, ये समुदाय है, समूह है या अल्पसंख्यक है। तो जब इस समूह की सामूहिक जो अस्तित्व की चेतना है वह काव्य के केंद्र में आई, तो विमर्शीय कविता हमारे सामने 1990 के बाद आती है। लेकिन इसकी भूमिका बननी शुरू हो जाती है नई कविता में। अगर मैं कहना चाहूं कि नई कविता की सामाजिक और साहित्यिक देन या परंपरा को देन, ट्रेडिशन बनने में उसकी क्या देन या योगदान है उसका, तो हम कहेंगे कि नई कविता की एक बहुत बड़ी देन है अस्मिता की चिंता, जिजीविषा की पहचान। तो ये अपनी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस वहां था वह व्यक्ति के रूप में था। तो आइडेंटिटी क्राइसिस को व्यक्ति से उठाकर समुदाय का आइडेंटिटी क्राइसिस बना करके पेश करने का काम बाद की विमर्शीय कविता ने किया। लेकिन उसकी भूमिका एक प्रकार से व्यक्ति के आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में नई कविता के समय निर्मित हो गई थी। और इसे अज्ञेय के मार्ग वाले भी और मुक्तिबोध के मार्ग वाले भी, अर्थात आत्मनिष्ठ भी और समाजनिष्ठ भी, दोनों प्रकार की जो धाराएं हैं उनके रचनाकार इसे व्यक्त कर रहे थे। कलात्मक रूप के निर्धारण में भी इसके, अब जब आप कहते हैं साहब इसका साहित्यिक संदर्भ, तो जो साहित्यिक संदर्भ है नई कविता का वह हमें थोड़ा पीछे जुड़ना पड़ेगा कि यह जो नई कविता का साहित्यिक संदर्भ है, जहां एक ओर हम कह रहे हैं कि हमें छायावाद से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी रेखांकित करना जरूरी है कि यह साहित्यिक संदर्भ यानी नई कविता का साहित्यिक संदर्भ केवल हिंदी की कविता के साहित्यिक संदर्भ से या भारतीय कविता के साहित्यिक परंपरा से ही नहीं जुड़ता, बल्कि यह एक ऐसे विराट फलक से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहें कि
अंतरराष्ट्रीय अनेक विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए और काव्यांदोलनों को आत्मसात करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो थे, इन रचनाकारों ने अपने साहित्य को एक विराट साहित्यिक संदर्भ के साथ अंतरराष्ट्रीय या तुलनात्मक जो साहित्यिक संदर्भ है उसके साथ जोड़कर रखा। यानी यह वह समय है जब हिंदी कविता विश्व कविता के साथ खड़े होने की कोशिश करती है और जिसे हम आज की भाषा में अगर कहें, वह अब तक लोकल के लिए वोकल थी, लेकिन यहां आकर वह ग्लोबल के लिए वोकल होती है और एक लोकल जैसा, ग्लोकल यानी ग्लोबल प्लस लोकल, एक नया संस्कार निर्मित करती है और उन तमाम आंदोलनों को, विचारधाराओं को आत्मसात करती हुई चलती है जो भारतीय चिंतन से इतर था। जैसे कि अभी हमने मार्क्सवाद की बात की, हमने अस्तित्ववाद की बात की, हम मनोविश्लेषणवाद की बात कर सकते हैं, हम यथार्थवाद की बात कर सकते हैं, हम डारावाद की बात कर सकते हैं, हम सुररियलिस्टिक अति यथार्थवादी आंदोलनों, जो कला आंदोलन थे विविध प्रकार के, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो प्रयोग विश्व भर में हो रहे थे, उन्हें इस काल के रचनाकार ने केवल देखा ही नहीं, उसे आत्मसात किया और अपने आप को उसके बीच में स्थापित करने का यत्न किया। और इसीलिए भाषा और शिल्प के स्तर पर भी उसने पुरानी किलेबंदियों को तोड़ा और प्रतीकवाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा और विदेशी दर्शनों एवं कला आंदोलनों का यह प्रभाव सीधे सीधे विचारधारा के रास्ते भी आया और पाश्चात्य कविता के माध्यम से भी। मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे पास कितना समय है? डॉक्टर राजरत्नम जी। समय आप ले सकते हैं। नहीं, कितने मिनट में मुझे समेटना है? सर अभी अपना समय आप ले सकते हैं और वैसे तो हमने दिया 12:30 तक, 12:30 तक। जी, मैं समेटने की कोशिश करता हूं। मित्रों, जब हम सामाजिक और साहित्यिक संदर्भ की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो नई कविता की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसके पीछे हमें विश्व स्तर पर बड़ी 4 क्रांतियां सक्रिय दिखाई देती हैं। क्योंकि इन 4 क्रांतियों ने, जैसे हम कह रहे थे कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर काव्य में परिवर्तन आता है, तो जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन केवल अपने घर और अपने पड़ोस, अपने देश में घटित परिवर्तनों से ही नहीं होता, दुनिया भर में घटित परिवर्तनों से भी होता है। आज तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हम प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी होता है, हमारे यहाँ किसान आंदोलन होता है और कोई ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के और कौन कौन सी वो नर्तकियां या कलाकार या मॉडल्स हैं, वे सब भी उस पर बोलने लगते हैं, कलाकार बोलने लगते हैं और विश्व नेतृत्व चाहे किसी भी देश का हो वह भी चुप नहीं रहता और हमें मीडिया के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त होती रहती हैं। उस समय मीडिया की इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अनेक प्रकार के प्रभाव
दुनिया भर की क्रांतियों के जो भारत में आ रहे थे, उन्होंने भारत की मानसिकता को प्रभावित किया। और कभी भी कोई सातवें आसमान से उतरकर नहीं आए, इसी समाज में से पैदा हुए, तो उनकी मानसिकता, उनकी चित्तवृत्ति इस सामाजिक चित्तवृत्ति का ही अंग थी। तो इस सामाजिक चित्तवृत्ति जिसका परिणाम हमें नई कविता में दिखाई देता है, उसका सामाजिक साहित्यिक संदर्भ क्रांतियों से भी जुड़ता है। अमेरिकी क्रांति 1765 में, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में आप बहुत पढ़ते हैं, जिसने अधिकारों के प्रति एक चेतना पैदा की पूरी दुनिया में, 1789 से 1799 का जो समय है। फिर हमारे 20वीं शताब्दी में ही हमारे पड़ोस में दो महादेश, एक चीन और एक रूस, दोनों में क्रांतियां घटित हुई। एक में नगरीय मजदूरों ने क्रांति की और दूसरे में किसानों ने और मजदूरों, खेतीहर मजदूरों ने क्रांति की। यानी चीनी क्रांति 1911-12 में और रूसी क्रांति 1917 और 23 में। और इस सब के साथ परिणति हमारे सामने आती है जाकर के 1947 में कि भारत स्वतंत्र हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व युद्धों के परिणाम स्वरूप एक मृत्यु का भय व्याप्त हुआ, उसने भी भारत के लोगों की मानसिकता को, युवकों की मानसिकता को प्रभावित किया। ये सारी चीजें मिलकर के 20वीं शताब्दी के उस छठे दशक में, सन 50 के बाद का जो समय है, उस समय के भारतीय युवा और उसमें भी हिंदी कवियों के मानस को आलोड़ित कर रहे थे। और इसीलिए ये तमाम तरह की चिंताएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चिंताएं, व्यक्ति से लेकर इस परिवेश, इस धरती के अस्तित्व तक की चिंताएं किसी न किसी रूप में नई कविता के कवियों के लिए एक संदर्भ का निर्माण करती हैं, जिसमें कि वे अपनी अभिव्यक्ति की सार्थकता को खोजने की कोशिश करते हैं। यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों की साहित्यिक हलचलों ने भी भारतीय साहित्य को प्रभावित किया। मैं एक बात के साथ ही अपने कथन को समेटूंगा। यह भी ध्यान रखना जरूरी है साहित्यिक संदर्भ के रूप में कि ये जो नई कविता जो शब्द हमारे पास में आया, ये कैसे अचानक आकर के टपक गया। हाँ, ये अचानक नहीं हुआ। 1920 में D.H. लॉरेंस ने एक काव्य पुस्तक प्रस्तुत की थी, न्यू पोएट्स। तो वहां से नया कवि, ये नया शब्द जो है, यह झंझनाना शुरू हुआ 1920 में। देखिए 1920 में जब हमारे यहाँ छायावाद का काल चल रहा है, उस समय D.H. लॉरेंस न्यू पोएट्स को लेकर के आते हैं। और इसके बाद 1950 के लगभग विदेशी पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक कविता को न्यू पोएट्री और न्यू वर्स आदि नाम से जाना जाने लगता है। और फिर G.S. फ्रेजर, नाम ध्यान रखें, G.S. फ्रेजर ने उस समय के नए काव्य को, यानी 1950 के बाद का जो समय, वहां आ गए अब हम, जिस समय हमारे यहाँ नई कविता आरंभ होने वाली है। G.S. फ्रेजर ने नए काव्य को न्यू मूवमेंट कहा। और डोनाल्ड हॉल, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड हॉल ने अमेरिकी कविता के नए काव्य आंदोलन को न्यू पोएट्री नाम से पुकारना आरंभ किया। तो न्यू पोएट्स और न्यू पोएट्स के बाद न्यू पोएट्री, न्यू वर्स, न्यू मूवमेंट, ये सारे नाम आए और हमारे कविगण इसे देख रहे थे। और कविगण जो संयोगवश
संपादक बन गए थे, संयोगवश बने थे। कोई अज्ञेय जी नेतृत्व नहीं कर रहे थे, वे तार सप्तक के संपादक थे, वे दूसरा सप्तक के संपादक भी रहे। लेकिन तार सप्तक को जब प्रयोगवाद के नाम पर चर्चा मिली तो शायद उनके मन में यह इच्छा जगी होगी कि यार ये तो लोग मुझे मसीहा बनाने पर खुले हुए हैं, क्यों न बन लिया जाए। तो उन्होंने दूसरा सप्तक में बड़े विस्तार से अपनी जो स्थापनाएं हैं काव्य के संदर्भ में वे प्रस्तुत की उसकी भूमिका में। और एक प्रकार से यही वह समय था जब उन्होंने पटना आकाशवाणी से एक वार्ता में जो है नई कविता शब्द का प्रयोग किया। 1952 में अज्ञेय की एक वार्ता आकाशवाणी पटना से प्रसारित हुई, जिसमें उन्होंने नई कविता शब्दावली का प्रयोग उन कविताओं के लिए किया जो नितांत नया भावबोध लिए हुए थी। किंतु इतना स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यह नाम अज्ञेय की एकदम नई खोज नहीं था। यह वास्तव में परिमल नामक साहित्यिक संस्था की एक गोष्ठी में पहली बार प्रयोग में आया था। अज्ञेय भी परिमल के सदस्य थे। आगे नई कविता पत्रिका निकली, जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, और फिर बाद में विजय देव नारायण शाही इसके साथ जुड़े, या पूरे सामाजिक साहित्यिक संदर्भ की व्याख्या करते हुए लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसके प्रतिमानों को हमारे सामने या दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लघु मानव और नया मनुष्य की अवधारणाएं क्रमशः, नया मनुष्य की अवधारणा जगदीश गुप्त ने और लघु मानव की अवधारणा लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रस्तुत की। और एक प्रकार से यह स्थापित किया गया कि जो सामाजिक संदर्भ है, अर्थात वह समस्त परिवेश जिसमें कि इस काल का कवि जी रहा था, उसने जो प्रभाव इस समय के रचनाकार के मानस पर डाले, उसी ने इस काल के कवियों और उनकी कविता अर्थात नई कविता के साहित्यिक संदर्भ का निर्माण किया। मित्रों, इसी के साथ मैं इस अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। बातें और भी हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं, वह फिर कभी के लिए रख लेते हैं। आज के मेरे इस व्याख्यान को मैं डॉक्टर राजरत्नम से और डॉक्टर राजू जी से यह कहूंगा कि मेरे आज के वक्तव्य को भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाए। हम इस विषय पर आगे विस्तार से कभी तो उदाहरण चर्चा करेंगे। यह तो एक आंखी देने का मैंने प्रयास किया। मित्रों, बहुत 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 धन्यवाद। यदि मेरे कथन में कुछ भी ग्रहण करने योग्य हो तो मैं उसका श्रेय उन तमाम विद्वानों को देता हूं जिनकी पुस्तकों से मैंने इन बातों को जाना है, और आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मेरे वक्तव्य में कुछ ऐसा हो जो ग्रहण करने योग्य न लगे तो कृपया उसे गांठ बांध कर न रखें, उसे छोड़ दें। वह आपके लिए या किसी के लिए क्या काम का, जो काम का नहीं है, नहीं। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि आप सबको आज का जो सत्र है, आज का जो व्याख्यान है, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आप में कोई जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है या कोई प्रश्न अभी भी मन में है तो आप सर से पूछ सकते हैं। कोई दो प्रश्न, कोई एक आध सवाल जो है सर से पूछ सकते हैं सर, आपकी अनुमति से। हाँ, अवश्य, धन्यवाद, स्वागत है। यदि कोई शंका है तो आप आमंत्रित हैं।
शोधार्थीगण और एमए के बच्चे कोई भी पूछना चाहे तो अभी सवाल कर सकते हैं, सर से उसकी व्याख्या मिल जाएगी। कोई पूछना चाहते हैं? जी सर। हाँ, अगर सर मैं सुभस्मिता उड़ीसा से हूँ। सर ठीक। आप जो पहले बोले कि नई कविता के दो धारा हैं, वो एक है आत्मनिष्ठ धारा और एक समाजवादी धारा। इसका जो बोले थे कि इसका नेतृत्व कौन लिए थे, वो कौन कौन है? आत्मनिष्ठ धारा के नेतृत्व कौन लिए थे आत्मनिष्ठ और धारा जन। का श्रेय जो है बेटा, आत्मनिष्ठ धारा जिसे हम कह रहे हैं, या जिसमें जी कला की प्रमुखता, कलावाद की प्रमुखता, व्यक्तिवाद की प्रमुखता रही, उसका श्रेय जो है वह अज्ञेय जी को दिया जाता है। और जो जी समाजवादी धारा या जनवादी धारा है, उसका जी श्रेय निराला जी से चलते हुए वो पहुंच जाती है, और उसका श्रेय मुक्ति बोध को दिया जाता है। यानी एक प्रकार से ये नई कविता की दो बाहें हैं, लेफ्ट और राइट। हाँ, जी एक जी सर। अज्ञेय है और दूसरे मुक्ति बोध है, और इन दोनों के बीच में ही पूरा जो नई कविता का विस्तार है वह आ जाता है। जी सर, और एक क्वेश्चन था, वो जो नई कविता आया कि 1920 को आया, डीएच लॉरेंस ने क्या बोले थे इस नई कविता को? उन्होंने, डीएच लॉरेंस ने एक पुस्तक संपादित की न्यू पोएट्स नाम से, जी सर। नए कवि। तो यानी जी सर। वहां नया शब्द जो है कविता और कवि के संदर्भ में 1920 में आना शुरू हो गया था, ये कह जी रहे सर। जी सर, धन्यवाद सर। हैं। आज का सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक था, धन्यवाद सर। धन्यवाद सुष्मिता। यदि और कोई है तो वो पूछ सकते हैं, यदि किसी के मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं तो। प्रिय विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो सर उपस्थित हैं समाधान करने के लिए। प्लीज पूछें कुछ। अब मेरा फोन नंबर आप लोग नोट कर लें, 8074742572, 8074742572। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप अगर कोई संवाद करना चाहें तो आपका सभी का स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। अनिल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, जी सर, जी मैम। सर नंबर बता रहे थे तो मैंने चुप रहा। हाँ जी, सर मैं तमिलनाडु विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ, और जी। मेरा मेरा शोध विषय है आधुनिक हिंदी कविता और मानव मूल्य, 21वीं सदी मानव का प्रथम दशक, मतलब या प्रोफेसर के अंडर में मैं शोध कार्य कर रहा हूँ। सर इस एक दशक में 2010 से लेकर 2000 से लेकर 2010 की कविताओं को मैंने लिया है। तो उसमें अभी भी दुविधा में हूँ कि कितने कवियों को मैं अपने शोध कार्य में चुनूं, और उनके मानवीय मूल्यों को किस प्रकार मैं आपके इसमें रखूं, समझ में थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा हाँ, सर। मैं समझ गया आपका प्रश्न। पहला तो ये जी कि आप अपने विषय को किस प्रकार सीमित करें, क्योंकि जी जी 10 साल में तो जाने कितने कविता संग्रह आए हैं और जाने कितने कवि आए हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा है कि कम से कम हमें 2 पीढ़ियों में तो अपने रचनाकारों को बांटना ही पड़ेगा। एक वे रचनाकार हैं जो सन 2000 से पहले से लिखते आ रहे हैं, हाँ? यानी जो सीनियर हो गए हैं अब,
चाहे कमल हो, चाहे उदय प्रकाश हो, चाहे जो हो या अनामिका हो, ये वो हैं जो पिछले 2 दशकों से लिखते आ रहे हैं। तो एक तो हमें वहां के जो स्थापित रचनाकार हैं उनको लेना पड़ेगा। दूसरे, इस काल में जो नए रचनाकार हैं वे प्रायः किन्हीं विमर्शों से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको इस दृष्टि से लेना चाहिए कि इस काल में जो विविध विमर्श उभरे हैं, मैं नहीं जानता डॉक्टर साहब ने किस तरह से आपको चुनने के लिए कहा, लगभग 10 कवि आप ले सकते हैं, 10 कवियों के साथ न्याय किया जा सकता है। इन 10 में 4 या अधिकतम 5 वे हों जिनके मैंने अभी पहले नाम बताया आपको जी, अर्थात जो 9वें 10वें दशक से लिखते आ रहे हैं और इस समय बिल्कुल पक गए हैं जी। और दूसरे जो है, जो आपका अब का जो समय है, यानी सन 2000 से लेकर और 2010 तक का, उसमें स्त्री विमर्श के क्षेत्र में से किसी एक कवियत्री को ले लें, नीलेश राजवंशी या कोई भी, या रघुवंशी या राजवंशी, क्या नाम है, मैं क्षमा नाम गलत बता सकता हूँ मैं शायद, ऐसे ही आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित कवि हैं इस काल के, मीणा, उन्हें आप देखते हैं। इसी तरह से जो अल्पसंख्यक विमर्श जो उभरा है तो उससे संबंधित एक रचनाकार ले सकते हैं। इसी तरह जो किसान विमर्श वाले, अर्थात ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कवियों में से जो लोग हैं कवि इस तरह के, तो ऐसे मैं समझता हूं कि 5 कवि आप नई पीढ़ी के लें और 5 पुरानी पीढ़ी के लें, तो उस काल का एक प्रतिनिधित्व हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए श्रीमती दीपिका से मैं अनुरोध करूं। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख अतिथि जी, उपस्थित महानुभाव, गुरुजन, छात्रों एवं शोधार्थियों, नमस्ते। मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं हिंदी विभाग को धन्यवाद करती हूँ और इस अवसर को अपना सम्मान समझती हूँ। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे समक्ष समकालीन हिंदी साहित्यकार डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने अतिथि व्याख्यान द्वारा हमें लाभान्वित किया। उनके एक एक जो वाक्य हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से हमें विस्तार से समझाया, उससे हम बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था। अतः मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस उपलक्ष्य में सर के साथ ही दक्षिण भारत प्रचार सभा से बहुत सारे अन्य माननीय गण भी जुड़े हुए हैं, जैसे भुवनेश्वरी मैम, गौरव शर्मा जी, गोपाल सर, सैनादन चक्रवर्ती जी, पूनम जी, सुषमा जी, अभिषेक जी, दीपक जी, कृष्ण एस नायर जी इत्यादि। मुझे कुछ नाम ही यहाँ पे दिखे हैं, इसलिए क्षमा चाहती हूँ जिनका नाम मैंने नहीं लिया है। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके आने के कारण ही ये कार्यक्रम और भी ज्यादा अच्छा हो पाया है। इसके साथ ही मैं हमारे तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विद्यापीठ एवं हिंदी विभाग के जो आचार्य प्रोफेसर एस नारायण राजू सर एवं डॉक्टर पी राजरत्नम सर का एवं सितारे सर जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर यहाँ पे आमंत्रित किया, साथ ही साथ इस अतिथि व्याख्यान को सुनने का मौका हमें दिलवाया। धन्यवाद सर। रजनीश सर और प्रियंका मैम को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जितने भी छात्र एवं शोधार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपके आने के कारण आपको भी उतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है और इसी बहाने हमें सर से मिलने का मौका मिला है। जैसे अब राजरत्नम सर जी बताते थे कि उन्होंने उनकी सर की कक्षाएं अटेंड की है,
सितारे सर ने कहा कि वो सेमिनार पे उन्होंने भाग लिया था जहाँ पे कविता का विमोचन हुआ था। इसी तरह हम भी कहीं पे जाके बता सकते हैं कि हमारी भी भेंट ऋषभदेव शर्मा जी से हुई है। तो हमें बहुत खुशी हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपिका जी का भी धन्यवाद, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं आप। आपका मातृभाषा जैसा, मातृभाषा क्या है आपकी? मलयालम। मलयालम सर। हाँ, लेकिन आपका हिंदी पर जो अधिकार है वह बिल्कुल किसी मातृभाषी जैसा है। किसी भी प्रकार का मलयालम का प्रभाव मुझे आपके वार्तालाप में दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं हिंदी हम सब की है। हिंदी किसी एक मातृभाषी की नहीं है, पूरे देश की है। और मलयालम भाषी की भी हिंदी उतनी ही अपनी है जितनी किसी खड़ी बोली वाले मेरे जैसे हिंदी भाषी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है। आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गावे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद एसपी नारायण राजू सर, धन्यवाद। आप इतनी व्यस्तता के साथ हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शोधार्थीगण सभी को धन्यवाद, इसमें जितने लोगों ने शामिल किया गए उन सबको धन्यवाद। इसी के साथ की समाप्ति की घोषणा की जाती है।